नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज हम AHI03 के खंड 2 के इकाई 6 का अध्ययन करेंगे। इकाई 6 विचारधारा। यह इकाई विचारधारा से संबंधित है, जिसमें 3 मुख्य मुद्दों का विवेचन किया गया है। प्रथम, विचारधारा के सैद्धांतिक आयाम इसके अध्ययन के सभी दृष्टिकोणों का ध्यान रखते हैं। यह प्रत्येक मामले में विशिष्ट योगदान का वर्णन करती है। दूसरे, इस इकाई में धर्म एवं विचारधारा का समाज में स्थान निर्धारित करने की कोशिश की गई है। अंत में विचारधारा की सैद्धांतिक समझ को भारतीय परिवेश में देखा गया है। इस संदर्भ में मुख्य ध्यान उत्तर गुप्त शताब्दियों में विचारधारा के प्रकृति एवं भूमिका केंद्रित है, परंतु पूर्व गुप्त शताब्दी की कतिपय मुख्य धार्मिक विशेषताओं का भी विवेचन किया गया है। इस ओर व्यापक रूप से ध्यानाकर्षण किया गया है कि विचारधारा का अध्ययन इसके द्वारा जनता को प्रभावित करने की क्षमता के परिप्रेक्ष्य में किया जाए। 6.2 विचारधारा विविध दृष्टिकोण। विचारधारा की धारणा सामाजिक राजनैतिक चिंतन एवं विचारों के इतिहास की सर्वाधिक विवादास्पद धारणाओं में से एक है। विचारधारा के विभिन्न घटकों की समझ जिस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया जाए इस पर निर्भर करती है। ये दृष्टिकोण विविध हैं। इसे ज्ञान की एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। विद्वानों ने विचारधारा के समाजशास्त्रीय घटकों पर महत्व दिया और विचारधारा के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सामाजिक चिंतन की एक संकल्पना के रूप में विचारधारा का विवेचन करने से पूर्व विचारधारा का एक संकल्पना एवं राजनीतिक मत दोनों रूपों में भेद करना आवश्यक है। विचारधारा का अपनी प्रकृति एवं कार्यों संबंधी विवेचन इसके राजनीतिक मतों के निकाय के विवेचन से भिन्न है, यथा अनुदारवाद, उदारवाद, समाजवाद इत्यादि। 6.2.1 विचारधारा ज्ञान की एक प्रणाली के रूप में। प्रारंभिक धारणाओं में से एक के अनुसार विचारधारा की अभिव्यक्ति एक राजनीतिक विधान का उल्लेख करती है जो सभी विज्ञानों के सुव्यवस्थित आधारों की परख एवं उनके निष्पक्ष अनुप्रयोग की गारंटी से संबंधित है। इसकी मूल परिकल्पना प्रसिद्ध ब्रिटिश चिंतक फ्रांसिस बेकन के समय से की जाती है। उनका मत था कि विज्ञान के विकास की गारंटी केवल तभी हो सकती है जब वैज्ञानिक चिंतन की भ्रामक विचारों से सुरक्षा की जाए। अपने व्यामोह के सिद्धांत के आधार पर बेकन ने इस पर प्रकाश डाला कि मानव विवेक वास्तविकता तक क्यों नहीं पहुंच पाता। बेकर ने 4 व्यामोह बताए जो मनुष्य को अधिक प्रभावित करते हैं। कबीलाई व्यामोह वास्तविकता पर समुचित रूप से विचार करने की असमर्थता निरूपित करता है। यह आधारभूत संज्ञानात्मक अवरोध जो सभी मनुष्यों के लिए समान है, प्रकृत व्यामोह से और गहन हो जाता है। मनुष्य विलगित रूप से गुफा निवासियों की भांति प्रतीत होते हैं जो बाह्य जगत को केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से समझने की चेष्टा करते हैं। लोकगत व्यामोह वे भ्रांत धारणाएं हैं जो व्यक्तियों के समागम में भाषा की अशुद्धता से उत्पन्न होती हैं। अंत में वैचारिक व्यामोह जिसमें सत्ता, परंपरा, परिपाटी एवं असंगत धारणाओं द्वारा अनुकूलित भ्रांतियां होती हैं। अतः बेकन का व्यामोह का सिद्धांत विचारधारा के सिद्धांत का एक प्रारंभिक प्रयास प्रदर्शित करता है कि बोध, संकल्प शक्ति, समागम एवं पूर्वाग्रह के वे कारक हैं जो विशुद्ध संज्ञान की प्रक्रिया में अवरोध पैदा करते हैं। केवल तर्क को संयमित करके ही निष्पक्ष ज्ञान और साथ ही सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। बेकन की यह परिकल्पना 18वीं सदी के उत्तरकालीन फ्रांसीसी विचारकों के आधार बनी, जिन्होंने दर्शन शास्त्र के संदर्भ में वही दृष्टि अपनाई जो इस ब्रिटिश विचारक ने विज्ञान के लिए अपनाई। इन विचारकों की मूल कल्पना यह थी कि क्षमताएं संवेदिक आधार पर निर्भर करती हैं। संवेदनों के संबंध में विचारों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन ही संज्ञान एवं निर्णय की प्रक्रिया में आने वाली त्रुटियों के विरुद्ध गारंटी है। भ्रामक विचार में कतिपय प्रभुत्व के लिए दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। वास्तव में इनके पक्षधर सत्तासीन व्यक्ति भी हो सकते हैं।
परिणामतः विचारकों को अपनी वैज्ञानिक विधि का उपयोग धर्म एवं शासकीय राजनीतिक विचारों की समीक्षा करने के लिए करना चाहिए। विचारधारा इस संदर्भ में एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रयास है जो सत्ता के किसी भी रूप का प्रबल विरोध पेश करती है। तथापि क्रांति के पश्चात फ्रांस में धर्मों एवं राजनीतिक विचारों की समालोचना को सामाजिक स्थिरता के लिए हानिकारक समझा गया। विचारधारा को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा एवं वैचारिक चिंतन को विध्वंसक समझते हुए अस्वीकार किया गया। उदाहरण के तौर पर नेपोलियन ने भर्त्सनात्मक अर्थ में विचारों को ऐसे अंधे उपासक एवं सामान्य बुद्धि से रहित ऐसे लोगों के रूप में देखा जो तथ्यों की अपेक्षा विचारों के संसार में मग्न है। 6.2.2 समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। जर्मनी के C.W. फ्रोलिस ने 1992 में पहली बार कहा कि मानव चिंतन सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। वह आगे आग्रह करता है कि संपत्ति संबंधों में परिवर्तन के आधार पर धर्म एवं तत्वमीमांसा की समीक्षा इसके तर्कसंगत निष्कर्ष तक की जाए। फ्रोलिस के अनुसार केवल संपत्ति विहीन समाज ही सही चिंतन एवं नैतिक क्रियाओं के संभव बना सकता है। यह विचारधारा के सवाल के एक पक्ष को सामने रखता है जिसे मार्क्स एवं एंगल्स द्वारा सुव्यवस्थित रूप से विकसित किया गया। विचारधारा की धारणा के अध्ययन में कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स का महान योगदान है। उन्होंने विचारधारा को मिथ्या सोच की प्रणाली, वर्गीय स्थिति का कथन एवं वर्गीय शासन को समर्थन देने वाले विचार के रूप में माना। विचारधाराएं गौण एवं काल्पनिक होती हैं क्योंकि ये अधिसंरचना का ही एक हिस्सा हैं और मूलभूत रूप से भौतिक आर्थिक आधार का ही प्रतिफल है। मार्क्स एवं एंगल्स ने विचारधारा को भर्त्सनापूर्ण अर्थ प्रदान किया क्योंकि उन्होंने इसे तर्क के कपटपूर्ण उपयोग, चेतन एवं अचेतन रूप से शासक वर्ग की स्थिति का औचित्य सिद्ध करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर देखा। वह वर्ग जो समाज को शासित करने वाले भौतिक शक्ति हैं, साथ ही यह इसकी बौद्धिक शक्ति भी है। एंगल्स के कथनानुसार विचारधारा मिथ्या चेतना को व्यक्त करती है। विचारधारा की ऐसी धारणा रखते हुए मार्क्स एवं उनके सहयोगी फ्यूयरबाख की धार्मिक परिकल्पित विश्व की प्रक्षेपी चरित्र संबंधी अंतर्दृष्टि से लाभान्वित हुए। उन्होंने धर्म में चेतना को आवश्यक रूप से मिथ्या रूप जो सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होती है को रेखांकित किया, जो मानव आवश्यकताओं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध साधनों के मध्य अंतर्विरोध से अनुकूलित होती है। मैक्स वेबर जर्मनी के धर्म के तर्काधार को इसी अंतर्विरोध में परख चुका था। देखें भाग 6.2.3। मार्क्स के लिए विचारधारा की समीक्षा केवल धर्म का प्रतिवाद ही नहीं वरन इससे बढ़कर थी, क्योंकि धर्म मनुष्य के साहित्य से संबंध रखता है। यह विशिष्ट मानवीय विशेषताओं का प्रतिबिंब है जिसका उद्भव निश्चित सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों के अधीन हुआ है। धर्म सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यंजना और इसके विरुद्ध प्रतिवाद के रूप में समझा जाता है। इस प्रकार धर्म की भूमिका न केवल राजनीतिक यथास्थिति को उचित ठहराए जाने में अनावृत में होती है, बल्कि इसे इसके नकारात्मक पूर्वकल्पित कर्तव्य के संदर्भ में भी देखा जाता है और सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा में इसे सम्मिलित किया जाता है जिनके लिए वैचारिक दृष्टिकोण और स्पष्टीकरण आवश्यक है। उदाहरणार्थ, प्रबुद्ध व्यक्ति अपने निजी स्वार्थों की रक्षार्थ आने वाले ज्ञान का विरोध करता है। एक ऐसे समाज में धर्म की समीक्षा जहां इसकी शक्ति राजनीतिक भूमिका है, वस्तुतः राजनीतिक यथास्थिति की समीक्षा है। मार्क्स एवं एंगल्स ने अपने विचारों को सामाजिक आर्थिक प्रणाली पर आधारित कर एक ऐसा मुद्दा उठाया जो कार्ल मानहीम के शब्दों में ज्ञान समाज विज्ञान के नाम से जाना गया, अर्थात सामाजिक आधारों, प्रतिबंधों, विविधताओं और विचारों के विरूपण का अध्ययन। तथापि मार्क्स से हटकर तथा वेबर से प्रभावित हो मानहीम ने प्राथमिक तौर पर वर्गीय दृष्टिकोण को तिलांजलि दे दी एवं विचारधारा को पूर्णतः सामाजिक संरचना विशेषतः राजनीतिक दलों पर आधारित किया।
दो प्रारंभिक यूरोपीय समाजशास्त्री मोस्का और परेटो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हुए भी मार्क्स से असाधारण रूप से मिलते जुलते निष्कर्षों पर पहुंचे। दोनों ने सामाजिक विश्लेषण के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास किया। मोस्का के अनुसार किसी भी समाज की निर्णायक विशिष्टता उसका शासक वर्ग है। एक समाज की कला, संस्कृति, राजनीति, धर्म इत्यादि सभी प्रधान सामाजिक स्तर से निर्धारित होते हैं। इसलिए सामाजिक विश्लेषण शासक वर्ग से ही प्रारंभ और समाप्त होना चाहिए। शासक राजनीतिक सिद्धांतों या विचारधाराओं में कौशलपूर्ण जोड़ तोड़ द्वारा अपने शासन को कायम, अस्थायी, बुद्धिसंगत बनाते हुए इसे उचित सिद्ध करते हैं। परेटो संपूर्ण मानव आचरण को दो श्रेणियों में विभाजित करता है, तार्किक एवं अतार्किक, इस अर्थ में कि यह साध्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधनों का प्रयोग करता है। वह मानव आचरण में असंगतता के प्रचलन पर बल देता है। वह आगे कहता है कि मानव व्यवहार के महत्वपूर्ण अंश चेतना के स्तर के नीचे सोई हुई अतार्किक प्रेरणाओं द्वारा प्रोत्साहित एवं पोषित किए जाते हैं। उसके अनुसार वर्जनाओं, जादू एवं मिथकों की सभी समाजों में भरमार है। राजनीतिक क्षेत्र में संहिताएं, संविधान, घोषणा पत्र और योजना तर्कसंगत व्यवहार की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं। ऐसा अन्य बातों के अलावा इसलिए है क्योंकि इन्हें अस्पष्ट, अत्यधिक अलंकारिक एवं बहुत ही निरर्थक शब्दावली में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मोस्का एवं परेटो के समाज के विवेचन में विचारधारा एक प्रमुख परिवर्त्य है। मिथक, राजनीतिक नियम या व्युत्पत्ति के समानार्थ प्रयुक्त होने वाले विचारधारा मानव समाज की मार्गदर्शिका एवं सामाजिक समैक्य प्राप्त करने के मुख्य साधन के रूप में देखी जा सकती है। समकालीन समाजशास्त्रियों में पार्सनस विचारधारा को किसी भी समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से धारित की गई एक अनुभव मूलक विश्वास प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है। यह समुदाय को आपस में जोड़ती है एवं इसके मूल दिग्विन्यास का वैधता प्रदान करता है। इससे भी महत्वपूर्ण विचारधारा में विरूपण, जोड़ तोड़ के तत्व भी निहित होते हैं। डेनियल बेल विचारधारा के संदर्भ में कार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादक है। इसमें क्रिया दिग्विन्यास, तर्क संगति को प्रोत्साहित या नष्ट करने का सामर्थ्य, सामाजिक समैक्य प्राप्त करने की क्षमता और मूल्य समाकलन अंतर्निहित है। विचारधारा की कार्यात्मक प्रकृति सामाजिक चेतना के उन रूपों से भी है जो किसी भी वर्गीय समाज के उत्पादन के शोषणाधिकारी संबंधों को बनाए रखने में गठित किए जाते हैं। विचारधारा का सामान्य कार्य भ्रमिक सामाजिक संबंधों एवं वर्ग प्रभुत्व के द्वारा सामाजिक संबद्धता को बनाए रखना है। इस प्रकार विचारधारा सामान्य तौर पर चेतना का एक भ्रमिक रूप है। सामाजिक चेतना के अंग के रूप में विचारधारा सामान्य रूप से सामाजिक संरचना में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है, तथापि विचारधारा चेतना से स्वतः स्फुटित नहीं होती। दूसरे शब्दों में चेतना एक विकासात्मक अर्थ में विचारधारा में परिवर्धित नहीं होती है। सबसे पहले विचारधारा के उद्भव का एक भौतिक आधार होता है। इसके कार्य का विवेचन सामाजिक संरचना की समग्रता के अंतर्गत उत्पादन के सामाजिक संबंधों को लक्ष्य करते हुए किया जाता है। अनिवार्यतः वर्ग संबंधों के संबंध में अन्वेषक यह सोचने को बाध्य हैं कि विचारधारा किसके हित में है। यह एक विशिष्ट सामाजिक संरचना है जिसका एक अंग विशिष्ट विचारधारा है और इसके उपयुक्त एक वर्ग संघर्ष है जो उस विशिष्ट विचारधारा के चरित्र को निर्धारित करता है। संक्षेप में समाजशास्त्री दृष्टिकोण मुख्यतया विचारधारा के एक समाज निर्धारित विचारों की प्रणाली से संबंधित हैं, लेकिन आवश्यक सत्य मूल से रहित है, परंतु इसमें सामाजिक समैक्य, नियंत्रण, गतिशीलता और जोड़ तोड़ में विचारधारा के प्रबल सामर्थ्य को रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही विचारधाराएं किन्हीं विशेष उद्देश्यों और मूल्यों को उचित सिद्ध करने या अस्वीकृत करने और राजनीतिक सत्ता को वैधता प्रदान करने या भर्त्सना करने में प्रयुक्त हो जाती है। कुछ समाजशास्त्री विचारधारा के अप्रतिष्ठाजनक अर्थ में देखते हैं, जबकि अन्य इसका तटस्थ भाव से अध्ययन करते हैं। 6.2.3 मनोसांस्कृतिक दृष्टिकोण।
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत विचारधारा को मुख्यतया समाज अथवा मनोविज्ञान प्रेरित व्यक्तिगत तनाव एवं दुश्चिंतता को नियंत्रित करने के साधन के रूप में देखते हैं। सिगमंड फ्रायड एवं फ्रांसिस सटन के इस दृष्टिकोण के मुख्य प्रतिपादकों में से एक थे। फ्रायड ने धर्म और विचारधारा में समानता बताते हुए कहा, धार्मिक मत भ्रमपूर्ण है, वे प्रमाण नहीं मानते और उन्हें सत्य मानने या उसमें विश्वास करने के किसी भी को बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक विचारों की क्षमता इस मायने में है कि यह इच्छा पूर्ति की क्रिया का निष्पादन करती है, व्यक्ति विशेष को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करती है, सहज वृत्तिक व्यवहार को नियंत्रित एवं मनुष्य को अपराध बोध से मुक्त करती है और समाज से मनुष्य की असंबद्धता को प्रभावहीन करती है। फ्रायड द्वारा प्रयुक्त धर्म को विचारधारा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने को उनके इस वक्तव्य से और बल मिलता है। धार्मिक मतों की भ्रांतियां स्वीकृत कर लेने के पश्चात हमारे सम्मुख एक नया प्रश्न उठ खड़ा होता है, क्या सभी सांस्कृतिक प्रतिमान जिन्हें हम बहुत महत्व देते हैं या जिनसे हम अपने जीवन को नियमित होने देते हैं भी समान प्रकृति के हैं? क्या उन मान्यताओं को जो हमारी राजनीतिक संस्थाओं का नियम करती हैं भी उसी प्रकार भ्रांतियां कहा जाए? सटन व उनके सहयोगी विचारधारा की धारणा को सामाजिक भूमिकाओं द्वारा जनित तनाव के जवाब के रूप में प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति प्रतिदिन अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परस्पर विरोधी अपेक्षाओं एवं चिंताजनक स्थितियों का सामना करता है। विचारधारा एक विचार प्रणाली है जो मनुष्यों को तनाव का सामना करने के योग्य बनाती है। ऐसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें मैक्स वेबर द्वारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के धार्मिक लंगरगाह पर महत्व को याद दिलाता है। प्रमुखतः क्योंकि धर्म मनुष्य का अभाव और वंचना की स्थितियों में मुक्तिदाता रहा है, वेबर ने सोचा कि विशिष्ट धार्मिक अभिलक्षण न केवल संबद्ध सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से आंशिक रूप से स्वतंत्र है, बल्कि जीवन आचरण एवं आर्थिक आचार शास्त्र का धार्मिक निर्धारण भी एक प्रमुख पहलू है। इस प्रकार वेबर का एक प्रतिमार्क्सीय दृष्टिकोण था। यद्यपि विचारधारा और तनाव के मध्य कुछ संबंध है, वास्तविक अनुबंध किसी प्रकार से स्पष्ट अथवा सरल नहीं है। ऐसा इस कारण है क्योंकि व्यक्ति कई तरीकों से तनाव के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। अतः विचारधारा दबाव के प्रत्युत्तर का केवल एक तरीका है। विश्वास प्रणालियां हैं। विचारधारा के मनोसांस्कृतिक दृष्टिकोणों के अंतर्गत लियोन विचारधारा को एक लगभग समग्र सांस्कृतिक एवं मानसिक संरचना के रूप में निर्दिष्ट करता है। इससे उसका तात्पर्य प्रतिमानों और मूल्यों के एक ऐसे प्रतिरूप से है जो वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों ही है। क्लिफोर्ड गेट्स इसे प्रतीकों एवं प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में परिभाषित करता है। उसके लिए विचारधारा तनाव के प्रति केवल मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया से बढ़कर है। इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का भी समावेश है। मोटे तौर पर विचारधारा एक सांस्कृतिक प्रतीक प्रणाली है जो मनुष्य को उसके राजनीतिक जीवन का मार्ग निर्देशन करती है। विचारधाराएं चाहे और कुछ भी हों, वे बहुत स्पष्ट तरीके से जटिल सामाजिक वास्तविकता के नक्शे एवं सामूहिक विवेक के निर्माण में मैट्रिक्स हैं। हमने विचारधारा की धारणा के संदर्भ में कई दृष्टिकोणों को रेखांकित एवं कुछ विस्तार तक उनका अध्ययन किया। प्रत्येक दृष्टिकोण विचारधारा की संकल्पना के एक भिन्न आयाम पर प्रकाश डालता है। सम्मिलित रूप से ये अपनी असरदार और असाधारण जानदार विरासत उजागर करते हैं। विचारधारा एक भावयुक्त, मिथक संतृप्त, कार्य संबद्ध आस्थाओं और मूल्यों की प्रणाली है जो मनुष्यों और समाज वैधता एवं सत्ता से संबंधित है। विचारधारा के मिथकों और मूल्यों का संचारण सरल तरीके से प्रतीकों द्वारा किया जाता है। विचारधारा में जनगतिशीलता, हेर फेर और नियंत्रण की उच्च क्षमता होती है। इस संदर्भ में विचारधाराएं संगठित विश्वास प्रणालियां हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ होता है इस चैप्टर के इस इकाई के उप इकाई की समाप्ति। क्योंकि ये चैप्टर चूँकि लंबा है
जो इकाई 6 है वो काफ़ी लंबा है, तो हम लोगों ने अभी तक 6.2 का पूरा अध्ययन किया। अब इससे जुड़े हुए बोध प्रश्न 2-3 है उसे देख लेते हैं, फिर चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो बोध प्रश्न 1, बेकन द्वारा उल्लिखित 4 प्रकार के व्यामोहों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मार्क्स एवं एंगल्स द्वारा विचारधारा को किस प्रकार समझा गया, लगभग 10 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। और तीसरा, परेटो द्वारा परिभाषित मानव आचरण की कौन सी श्रेणियां हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ होते हैं सारे ये बोध प्रश्न के साथ इस चैप्टर की समाप्ति। अब इस चैप्टर के इन बोध प्रश्नों को अपने नोटशीट में तैयार करें और नोटशीट तैयार करने में इस लेक्चर को सुनने में मदद लें। इस प्रकार से जब लेक्चर को 2 बार सुनेंगे, नोटशीट तैयार करेंगे और फिर एक बार जब उस नोटशीट को पढ़ेंगे तो 100% आपके सारे बोध प्रश्न कंठस्थ हो जाएंगे, मनस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप एग्जाम देने में 100% कंफर्ट फील करेंगे और 100 में 100 नंबर लाने की आप में क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।